हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो हम सैम्पलिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सैम्पलिंग पे आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक। तो सैम्पलिंग पे इम्पॉर्टेंट असल में क्या है कि आपको इसकी टर्म्स समझ आने चाहिए। जैसे मैंने बोला था, पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, सैम्पलिंग साइज क्या होता है, इसका फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था, ठीक है, मेथड्स। तो आज हम इसके मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका मेथड जो है हमारे सामने, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो पहला मेथड जो है वो है, ये मेथड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड, तीसरा है सिस्टमैटिक, फोर्थ है क्लस्टर, फिफ्थ है मल्टी स्टेज, उसके बाद सिक्स्थ ये है, सेवंथ एट। तो टोटल नंबर आप जो सैम्पलिंग मेथड से मेरे पास वो 8 है, ठीक है। तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे, पहला स्टार्ट करेंगे। पहला सैम्पलिंग मेथड कौन सा है, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फॉर एग्जांपल अब देखो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्लासरूम है, ठीक है। अगर एक क्लासरूम है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स है, और मुझे इस क्लासरूम का सीआर चूज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस क्लासरूम का क्या काम करना है, सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मुझे ये क्लास 11th है या 12th है, फॉर एग्जांपल ये क्लास 11th है, ठीक है। तो मुझे इस क्लास 11th में बोला गया है कि आप इसका क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करो। अब मैं किस तरीके से चूज कर सकता हूँ, या तो मैं पहले क्या काम करूंगा, मैं पहले क्लास में आ जाऊंगा, रैंडमली किसी को पिक कर सकता हूँ। एक तरीका तो मेरे पास वो भी है। अच्छा, एक तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं इनको क्या बोलूंगा कि आप सब के सब बच्चे जो है अपना नाम स्लिप पे रख लो, है ना। मैं सब बच्चों को क्या बोलूंगा कि आप अपना नाम किस पे लिख लो, स्लिप पे लिख लो, ठीक है। स्लिप पे लिख लो अपना नाम। तो सबने छोटे छोटे स्लिप्स बना लिए और अपना नाम लिख लिया। तो इन्होंने स्लिप्स पे अपना नाम लिख लिया, स्लिप्स को। उसके बाद हमने, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको, ये एक स्लिप मिली मुझे वहां से, ठीक है, ये और एक स्लिप मिली मुझे वहां से, ये और एक स्लिप मिली वहां से, और एक स्लिप है, ठीक है, और एक स्लिप है। उसके बाद ये और एक स्लिप, ये और एक स्लिप है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने, हर एक बच्चे ने क्या किया काम, उन्होंने छोटे सिलेबस पे अपना नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा अपना नाम 1, उसके बाद 2, उसके बाद किसी का नाम है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, लिखा इन्होंने सारों ने अपना नाम। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं इनको फोल्ड करूंगा, इन सारे सिलेबस को मैं अब क्या काम करूंगा, मैं इनको फोल्ड करूंगा, ठीक है। जब मैं इनको फोल्ड करूंगा, फोल्ड के बाद में इनको किस में डालूंगा, जार में, या इनको मैं मिक्स करूंगा, मिक्सअप करूंगा सारे सिल्प्स को। जब मिक्सअप करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में किसी को रैंडमली कोई भी स्लिप जो चूज हो जाएगी, तो वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला जो मेथड है ना, ये कुछ लॉटरी के जैसा सिमिलर है ना। लॉटरी भी हम इसी तरीके से निकालते हैं कि लॉटरी में स्लिप्स देते हैं सामने जार में, तो हम कोई से भी पिक कर लेते हैं, जो निकलेगा तो हमें वो सब मिल जाता है। इसीलिए इस मेथड का और एक भी नाम है, इसको बोला ही जाता है लॉटरी मेथड। क्या बोला जाता है, लॉटरी मेथड, ठीक है। तो ये जो इसमें पहला मेथड है ना, इसको बोला जाता है लॉटरी मेथड, लॉटरी मेथड, ठीक है। तो लॉटरी मेथड में सेम यही मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। आप सिलेबस पे अपना नाम या नंबर्स लिखते हो, उनको फोल्ड करते हो, उसके बाद मिक्सअप करते हो। मिक्सअप करने के बाद आप क्या काम करते हो, वहां से कोई स्लिप निकालते हो, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, जब मिक्सअप करते हो आप, ठीक है, उसके बाद या तो आप मतलब आपने जो स्लिप निकाली है उसको वापस जार में नहीं डालते हो। अगर वापस में जार में डाल दिया, तो उसको बोला जाएगा कि लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड जो है, फिर आपके पास या तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब आपने जार में नहीं डाली वापस, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। या फिर अगर आपने वापस जार में उसको डाला है, तो फिर उसको बोला जाएगा विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट, तो लॉटरी मेथड मेरे पास
या तो विद रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन एक चीज इसमें मेरिट है, ठीक है, एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। पार्शियलिटी जैसे कि जब ये सारे शिल्प फोल्ड होते हैं, मिक्सअप होते हैं, अब मुझे नहीं पता कि किसका नाम किसमें है, मतलब किस शिल्प पे किसका नाम है, मैं रैंडमली पिक करता हूँ। तो इसमें जो है ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही एडवांटेज है कि यहाँ पे नो पार्शियलिटी, यहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये पहला मेथड था। उसके बाद और एक भी दूसरा मेथड है, ठीक है, इसी में दूसरा मेथड भी है जिसको आप बोलते हो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में हमारे पास कुछ मेथड्स है। जैसे पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं कैंडल एंड स्मिथ रैंडम नंबर टेबल, ठीक है। मैं लिख कर रखूंगा यहाँ पे कैंडल एंड स्मिथ रैंडम नंबर टेबल। एक मेथड तो आपके पास ये भी है, ठीक है। दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं टिप्स, TIPETTS, ठीक है, रैंडम नंबर टेबल। और एक मेथड भी है नंबर टेबल, ठीक है। तीसरा मेथड जो मेरे पास है उसको बोला जाता है फिशर्स एंड यटीज रैंडम नंबर टेबल। फिशर्स एंड YATES, ठीक है, याटीज रैंडम नंबर टेबल। तो ये और आपके पास कुछ मेथड्स है, ठीक है, किसमें, लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में, ठीक है। तो पहला कौन सा था, पहला था आपका लॉटरी मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो लॉटरी मेथड आपके सिलेबस में है, ये बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बिल्कुल एडवांस है, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इसमें भी कौन कौन से मेथड है, कैंडल है, टिप्टिस और फिशर्स मेथड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मेरे पास मेथड है, या फिर चलो मैं इसके मेरिट्स में बोल दूंगा। मेरिट क्या है, यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती है, और उसके साथ साथ ये मोर इकोनॉमिकल है, ठीक है, मोर इकोनॉमिकल है, ठीक है, मोर इकोनॉमिकल है, मतलब चीपर है, ये चीपर मेथड है। यहाँ पे कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है, कॉस्ट कम लगेगा, और यहाँ पे कोई भी पर्सनल बयास नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिमेरिट इसका क्या है, अब देखो ध्यान से, डिमेरिट इसका ये है कि फॉर एग्जांपल अब अगर होमोजीनियस डेटा नहीं होगा, ठीक है, ये तो एप्लीकेबल है किसके लिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये एप्लीकेबल ओनली फॉर होमोजीनियस डेटा। ये होमोजीनियस डेटा के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है हेट्रोजीनियस डेटा। क्या मतलब है इसका, हेट्रोजीनियस का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अब अगर इस क्लास में कोई फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल इस क्लास में इस स्टूडेंट ने अपना दोस्त इस क्लास में रखा था, या इसने अपनी कजन को यहाँ पे रखा था, और क्या पता रैंडमली अगर यही इसमें सिलेक्ट हो गई, क्योंकि लेकिन मुझे चाहिए सीआर होना चाहिए उसी क्लासरूम का स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हेटेरोजीनियस डेटा है, क्योंकि हेटेरोजीनियस डेटा किस तरीके से, एक तो इसमें स्टूडेंट्स भी है, और स्टूडेंट्स के कजन या कुछ मतलब दोस्त भी है, ठीक है, रिलेटिव्स भी है इसमें। तो फिर मैं ये मेथड इसमें अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कर सकता हूँ, क्या पता जब मैं कोई स्लिप निकालूंगा तो इनका ही नाम आ जाएगा जो इस क्लास में है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या, ये एप्लीकेबल है किसके लिए, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डेटा के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज इसका ये है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे सीआर रिप्रेजेंट करना था, सीआर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो तो आप जानते हो, एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको सबका सुनना चाहिए, या फिर वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, जहीन बच्चा होना चाहिए। लेकिन जब मैं लॉटरी मेथड यूज कर रहा हूँ, क्या पता अगर कोई बच्चा, अगर ये बच्चा इसमें सिलेक्ट हुआ, ठीक है, जो ना तो पढ़ाई में सही से है, और लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता है, इंडिसिप्लिन ज्यादा क्रिएट करता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर यही बच्चा सिलेक्ट हुआ इस लॉटरी मेथड में सीआर, तो इसका ये मतलब है कि ये सही से अपने क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसीलिए हम इसकी जो डिसएडवांटेज है, इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, वो लिख लेंगे यहाँ पे, इट डज नॉट गिव वेटेज
weightage to certain important items in the universe, items in the universe, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आ जाएंगे, मेथड नंबर 2, ठीक है। दूसरा मेथड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड के बाद दूसरा जो मेरे पास मेथड है वो है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें तो हमारे पास 3 मेथड्स है, ठीक है। पहला मेथड है, चलो पहला मेथड जो है उसको बोला जाएगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस कर लेंगे। अब क्या मतलब होता है इसका, देखो मैंने आपको बोला एक रहेगा आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, या फिर इसको आप बोलोगे कि अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम से, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी को भी रैंडमली चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन और एक बात कि ये जो है ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये होमोजेनियस डेटा के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है, या फिर ये जो रिस्ट्रिक्टेड है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर आपके पास क्या है जीनियस हिटेरोजीनियस डेटा के लिए। अब देखो, अब अगर मुझे सीआर चूज करना है क्लास का, मुझे क्लास का सीआर चूज करना है, लेकिन मुझे बोला गया है कि जो क्लास का सीआर होना चाहिए वो बॉयज, देखो सीआर मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है कि बॉय एक होना चाहिए और गर्ल में से एक होनी चाहिए। तो अभी हिटेरोजीनियस डेटा है, क्योंकि मुझे पता है लॉटरी मेथड में ये कंफर्म नहीं कि दोनों बॉय ही आ जाएंगे या दोनों गर्ल आ जाएंगे या एक बॉय आ जाएगा एक गर्ल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जब हमें एक ही बॉय, देखो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडमली कोई भी स्टूडेंट सीआर मुझे चाहिए एनी स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट होमोजीनियस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में अगर मुझे बोला गया है कि सीआर आप चूज कर लो, सीआर आप चूज कर लो, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, वो लड़का होना चाहिए, या फिर वो कौन सा होनी चाहिए, वो गर्ल होनी चाहिए। तो अब मैं क्या काम करूंगा, देखो ध्यान से, अब मैं क्या काम करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास क्लास है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लासरूम है, क्लास 11th है, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये बॉयज है, ठीक है, ये बॉयज है और ये इसमें गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज भी है और गर्ल्स भी, और मुझसे क्या पूछा गया है कि आप 2 सीआर चूज कर लो, एक होनी चाहिए लड़की एक होना चाहिए लड़का। अब ये जो डेटा है ना, ये कौन सा डेटा है, ये हिटेरोजीनियस डेटा है। कौन सा डेटा है, हिटेरोजीनियस डेटा, क्योंकि इसमें दोनों है, बॉय भी है गर्ल भी है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ से बॉयज को अलग निकालूंगा, मैं यहाँ से गर्ल्स को अलग निकालूंगा, ठीक है बेटा। मतलब क्या, मैंने क्या किया काम, मैंने बॉयज को अलग से निकाला, मैंने गर्ल्स को अलग से निकाला, ठीक है। तो बॉयज को मैंने इस तरफ रखा, फॉर एग्जाम्पल बॉयज को मैंने इस तरफ रखा, ठीक है, और गर्ल्स को मैंने इस तरफ रखा, गर्ल्स इस तरफ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना, ये आपके लिए अब क्या बना, होमोजीनियस डेटा, क्या बना, होमोजीनियस डेटा, और ये वाला डेटा भी क्या है, ये भी होमोजीनियस डेटा है। तो यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड का क्या मतलब होता है, अब समझो स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है जब आप डेटा को डिवाइड करते हो किसमें, ग्रुप्स में, ठीक है। ग्रुप्स में, पहले मैंने ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसके बाद अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे फिर से रैंडम सैम्पलिंग यूज कर सकते हो, मैं किसी को भी पिक कर सकता हूँ सीआर के लिए, और यहाँ से भी किसी को पिक कर सकता हूँ सीआर के लिए, और इजी हो रहा है ना, आसान हो रहा है चूज करने में सीआर को, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जब आप किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, मतलब होमोजीनियस होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको इजीली सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप सीआर बॉयज में से भी, ये बॉयज है आपके, ठीक है, और ये गर्ल्स है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि सीआर चूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा मतलब एक नोट लिखवाऊंगा स्ट्रेटिफाइड के लिए, ठीक है। मेरिट्स, it provides it provides chance to study all
टू स्टडी ऑल सब पॉपुलेशन सेपरेटली। तो आप सेपरेटली सब पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऊपर अगर आपने देखा होता वहां पे आप स्टूडेंट को देख रहे हो, यहाँ पे आप बॉयज को अलग से देख रहे हो, गर्ल्स को अलग से देख रहे हो, ठीक है। और ये यहाँ पे ये यहाँ पे प्रिसीजन आपको या फिर यहाँ पे एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे बयासनेस थोड़ा और कम हो जाएगा, बयासेस आर रिड्यूस्ड, ठीक है, बयासेस आर रिड्यूस्ड, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर हमने प्रॉपर ग्रुप्स में इसको डिवाइड नहीं किया तो सैंपल का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हेटेरोजीनियस डेटा था, अगर एक लड़की भी इसमें चली गई, ठीक है, तो मेरे पास सही से रिजल्ट नहीं आ जाएगा, सही से रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी लिख लेंगे हम यहाँ पे, डिमेरिट है वो, ठीक है। इफ प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट डन, ठीक है, अगर प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन हम नहीं करेंगे, प्रॉपर stratification stratification is not done, sample will have an effect of bias, ठीक है, एन इफेक्ट ऑफ बायस, ठीक है, एन इफेक्ट ऑफ बायस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटिफाइड हो गया, उसके बाद सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है, इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, रैंडमली कोई भी पॉपुलेशन है, चलो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन को बना दूंगा, ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है, ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा कि सबसे पहले मैं इनको अरेंज करूंगा, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन को मैं अरेंज करूंगा, ठीक है, पॉपुलेशन या डेटा, ये जो डेटा है मेरे पास, तो डेटा को मैं डेटा इज अरेंज्ड। अब अरेंज में करूंगा, या तो मैं इनको सीरियल नंबर के हिसाब से अरेंज करूंगा, रोल नंबर के हिसाब से, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखूंगा, ठीक है। तो डेटा इज अरेंज्ड न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली और जियोग्राफिकली और जियोग्राफिकली और अल्फाबेटिकली और इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली। तो इस तरीके से मैं इनको अरेंज करूंगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल अगर इनका सीरियल नंबर में थोड़ा उधर इधर लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इनका सीरियल नंबर है, इसका अगर सीरियल नंबर है फॉर एग्जांपल 2 1 4 6 3 10, उसके बाद 4, उसके बाद 5 9, उसके बाद 8, ठीक है, 1 2 3 4 दो बार आया ना, ठीक है, 4 दो बार आ रहा है, ठीक है, ये 3, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये 8 1 2 3 4 5 6 7 कहीं पे है, नहीं 7 नहीं आया अभी, ठीक है, 7 को भी लिख लेंगे, 7, ठीक है, उसके बाद 8 9 10, ठीक है, सारे आ गए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैंने इनको बोला कि सबसे पहले आप क्या काम करो, आप न्यूमेरिकली या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठो, या सीरियल नंबर के हिसाब से बैठो। तो सबसे बैठेगा रोल नंबर 1, उसके बाद बैठेगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैंने क्या किया काम, मैंने इनको अरेंज किया, मैंने उनको अरेंज किया एज पर देयर रोल नंबर, एज पर देयर सीरियल नंबर, ठीक है, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आप रख सकते हो, ठीक है। किया मैंने सबसे पहले इनको अरेंज। अब अरेंज करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि ध्यान से समझने इस बात को, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं बोल रहा हूँ कि जो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, जो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सैंपल को सिलेक्ट करना है, मैं सैंपल सिलेक्ट कर रहा हूँ कि जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो सेकंड पोजीशन पे अगर आप देखोगे ना, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ये वाला पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आ गया सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने पहला यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, ये मैंने किया रैंडमली, किया ना, मैंने पहले ही बोल कर रखा था इनको कि मैं सेकंड पोजीशन पे जो भी आ जाएगा उसी को सिलेक्ट करूंगा एज ए सैंपल। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने किया रैंडम सैंपलिंग।
अब मैं उसके बाद क्या बोल रहा हूँ कि जो अल्टरनेटिव पोजीशन पे आ जाएंगे तो वही अब सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा और ये सिलेक्ट होगा। लेकिन इसके बाद चाहे आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको, ये कोई भी रैंडम सैंपलिंग नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने पहला आइटम आप सिलेक्ट करते हो ना, वो रैंडम सैंपलिंग से आप सिलेक्ट करते हो, बाकी अकॉर्डिंगली खुद ही आ जाएंगे जब आपने इनको अरेंज किया होगा न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टमेटिक सैंपलिंग में होता क्या है असल में, कि आप सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड, ओनली फर्स्ट आइटम इज, सिर्फ और सिर्फ पहला आइटम सिलेक्ट, ओनली फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। देखो मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्लासरूम में 10 बच्चे थे, मुझे 5 बच्चों को लेना था क्विज कंपटीशन के लिए। मुझे फॉर एग्जांपल कहीं पे क्विज कंपटीशन है, कहीं पे क्विज कंपटीशन है और मुझे इनको लेना था क्विज कंपटीशन में 5 स्टूडेंट्स को। अब मैं किन 5 स्टूडेंट्स को लूंगा? सब बोल रहे कि सर हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मुझे तो 5 ही लेने हैं, आप एक काम करो, आप सीरियल नंबर में बैठो, तो जो अल्टरनेटिव पोजीशन पे आ जाएंगे सेकंड, 4, 6, 8, 10 पे, मैं उनको ले जाऊंगा। तो जब ये ऑर्डर में आ गए तो उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को भी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पहला आइटम हम सिलेक्ट करेंगे रैंडम सैम्पलिंग से। बाकी अच्छा, इसका और एक नाम भी है। ठीक है, इसका और एक नाम भी है, इसको बोला जाता है कॉसी रैंडम सैम्पलिंग भी, कॉसी रैंडम सैम्पलिंग, कॉसी रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, और अब देखो ध्यान से, अब अगर फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है ये पर्सन के लिए क्या, ये किस पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है कि सैम्पलिंग में किस पोजीशन पे सिलेक्ट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए एक फार्मूला भी है, के किसके बराबर होता है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड। तो क्या मतलब है, मुझे क्विज कंपटीशन के लिए कितने चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने चाहिए? आप बोलोगे सर 5, मुझे तो क्विज के लिए 5 लेकर जाने हैं, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 10 है। आंसर क्या आया, 2 आया। तो इस 2 का क्या मतलब है, इसको भी लिखेंगे। 2 का ये मतलब है कि एवरी सेकंड पर्सन, एवरी सेकंड पर्सन, every second person is systematically selected, systematically selected। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद इसके क्या मेथड्स है, फिर से वही है कि ये टाइम, यहाँ पे टाइम कम लग जाएगा। देखो मेरिट्स डिमेरिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते इसमें। ठीक है, टाइम कम लग जाएगा, मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल मेथड है। उसके बाद ये आप इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये हो सकता है इंपॉर्टेंट मेरिट क्या, इनमें से कौन सा मेथड वो है जो आप इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, तो वो कौन सा है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, डिमेरिट्स क्या है, फिर से वही कि जो सैंपल अब सिलेक्ट हो रहा है ये जरूरी नहीं कि वो सही से रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन के नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख लूंगा यहाँ पे। डिमेरिट है ये, एवरी आइटम डज नॉट गेट every item does not get equal chance of being selected, equal chance of being selected। ठीक है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड पे आ जाएंगे। ये मेथड नंबर सेकंड था, थर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड है क्लस्टर सैम्पलिंग, है ना, सी। सी कौन सा मेथड है, क्लस्टर सैम्पलिंग। देखो क्लस्टर सैम्पलिंग भी जैसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है ना, तो वैसा ही सेम टू सेम क्लस्टर सैम्पलिंग भी होती है। यहाँ पे भी आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करते हो काम, क्लस्टर का भी मतलब होता है कि आप ग्रुप्स में इनको डिवाइड करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है
इफेक्ट ऑफ जीएसटी, इफेक्ट ऑफ जीएसटी ऑन जे एंड के स्टेट, ऑन जे एंड के स्टेट। मुझे देखना है कि जे एंड के स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ा है जीएसटी का, ठीक है। अब जब आप जे एंड के स्टेट देखोगे ना, जे एंड के स्टेट फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपको मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये है, या फिर ये है, ठीक है, ये है, उसके बाद ये पर्सन रह रहे हैं इसमें, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, ये भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ये सारा कुछ इसमें फॉर एग्जाम्पल हिटेरोजीनियस डेटा है। तो मैं क्या ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी आपके पास स्टेट है, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्टेट में मैं डिस्ट्रिक्ट्स ले रहा हूँ, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 है, 18 है, जो भी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैं फॉर एग्जांपल वो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे अलग अलग ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिस्ट्रिक्ट ये लिया, और एक डिस्ट्रिक्ट ये लिया, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट मैंने ये ले लिया, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट मैंने ये लिया, ठीक है। तो ये मैंने डिस्ट्रिक्ट 1 लिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 2 भी लिया, डिस्ट्रिक्ट 3 भी लिया, डिस्ट्रिक्ट 4 भी लिया, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसमें जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इनमें जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इनमें जो पॉपुलेशन है, ठीक है, मैंने इनमें पॉपुलेशन रख ली, मेल भी रखा, फीमेल को भी रख लिया, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं रैंडमली, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फॉर एग्जाम्पल 20 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, तो 20 डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जाम्पल ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा एज ए सैंपल। तो जो इफेक्ट इन दो डिस्ट्रिक्ट्स पे आया होगा, तो मैं बोलूंगा कि स्टेट पे भी सेम टू सेम वही इफेक्ट आया होगा जीएसटी का, ठीक है। तो ये जो आपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए ना, इनको बोला जाता है क्लस्टर। क्या बोला जाता है? क्लस्टर। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जितना पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाएगा, देखो छोटी सी पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, तो वहां पे आप पहला ही स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कर सकते हो। लेकिन जब पॉपुलेशन साइज बढ़ गया तो आप क्लस्टर सैंपलिंग पे आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या काम करते हो, फिर से क्लस्टर्स बनाते हो, ठीक है। उन क्लस्टर्स में से आप पुश क्लस्टर्स, इनको बोला जाता है क्लस्टर्स। जो भी आपके पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इनको बोला जाएगा क्लस्टर्स, ठीक है। तो इनमें से आप रैंडम मतलब 2-3 क्लस्टर्स को सिलेक्ट करो, उसके बाद स्टडी करो कि इन पे क्या इफेक्ट है जीएसटी का। तो सेम इफेक्ट हम फिर बोल देंगे उस पूरे स्टेट पे वैसा ही कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आई होप क्या, आई थिंक हमने सारे मेथड्स किए हैं, ठीक है। तो सिंपल रैंडम भी हो गया, स्ट्रैटिफाइड भी हो गया, सिस्टमैटिक भी हो गया, सिस्टमैटिक भी हो गया। और एक बात, ये जो मल्टी स्टेज है ना बेटा, मल्टी स्टेज और क्लस्टर एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो मल्टी स्टेज भी यही होता है कि आप फर्दर डिवीजन करते हो, जैसे यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया ना, आप इसके बाद विलेजेस में भी इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। क्या मतलब है कि यहाँ पे हर एक आइटम को इक्वल चांस मिलता है ऑफ बीइंग सिलेक्शन, ठीक है। दो मेथड से इसमें भी, एक है लॉटरी मेथड, दूसरा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी मेथड तो आप सब जानते हो ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, लॉटरी मेथड में विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और विद रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। आपने जो स्लिप निकाली है आप वापस भी रख सकते हो। तो अगर आपने वापस वो स्लिप रखी तो विद रिप्लेसमेंट, अगर अलाउड नहीं है तो विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके मेरिट्स डिमेरिट्स हमने पढ़ लिए, और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये एप्लीकेबल नहीं है हिटेरोजीनियस डेटा के लिए। रैंडम सैम्पलिंग मेथड ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है अगर होमोजीनियस डेटा है, ठीक है। तो हिटेरोजीनियस डेटा अगर होगा तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग यूज कर लेते हैं, टेक्निक या मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हम हिटेरोजीनियस को कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस डेटा में, ठीक है। इसमें जो पहला टाइप है वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटास का मतलब होता है ग्रुप्स। तो आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, आप होमोजीनियस डेटा को ग्रुप्स में रखते हो, हिटेरोजीनियस डेटा जो होता है उसको आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ ऑलमोस्ट लिखा भी है और मैंने आपको पढ़ाया भी है प्रीवियस क्लास में, ठीक है। मेरिट्स इसके आप देख लेना, डिमेरिट्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें डिमेरिट्स जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन नहीं करोगे, ठीक है, तो बयासनेस हो सकता है, या फिर ये जो आप
इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है, उस पर इफेक्ट आ जाएगा अगर आपने सही से स्ट्रैटिफिकेशन नहीं किया, ठीक है। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ये समझाया था, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आप किस तरीके से करते हो, या तो आप उसको न्यूमेरिकली अरेंज करोगे, या जियोग्राफिकली करोगे, या अल्फाबेटिकली करोगे, या सीरियल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से आप अरेंज करोगे, उसके बाद आपके पास सैंपल आ जाएगा। लेकिन जो पहला सिलेक्ट होता है, जो पहला सिलेक्ट होता है, ये रैंडम सैम्पलिंग से सिलेक्ट होगा, ठीक है। बाकी जितने भी है वो हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से ही सिलेक्ट करते हैं सैंपल्स। क्लस्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ जीएसटी क्या होता है एक स्टेट पे, तो हम एक दो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो उन दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स पे इफेक्ट आ जाएगा, तो हम मान लेंगे कि वही इफेक्ट पूरी स्टेट पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से। नॉन रैंडम, तो सबसे पहले यहाँ रैंडमली कुछ भी नहीं होता है। मतलब क्या है कि आप किसी को रैंडमली यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। अगर मुझे इस क्लास में, अगर मुझे इस क्लास, ये क्लास 11th है, अगर मुझे क्लास 11th में सीआर को चुनना है, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैं पहले सोच कर आ रहा हूँ कि मुझे किसको ये रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। यहाँ पे जो भी इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला गया है कि क्लास 11th का सीआर चुनो आप, तो मैं क्या करूँगा काम, मैं जो मेरी मर्जी होगी ना, मैं अकॉर्डिंगली उसी को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे सीआर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे ये मेरा अपना रिलेटिव है या मेरा अपना फ्रेंड है, तो मैं इसी को चूज करूंगा एज एन सीआर, तो इसको बोला जाता है जजमेंट ऑफ सैंपल। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो इन्वेस्टिगेटर है ना, ये जो इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे है, इन्वेस्टिगेटर की यहाँ पे चॉइस होती है, वो सैंपल को खुद चूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ सैंपल, यहाँ पे जो चॉइस ऑफ सैंपल है ना, चॉइस ऑफ सैंपल वो कौन करेगा, चॉइस ऑफ सैंपल कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पे रैंडमली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे डिलिबरेटली होता है, ये जानबूझ के कोई किसी को चूज कर लेगा। इसीलिए इसको बोला भी जाता है क्या, डिलिबरेट सैंपलिंग, या फिर इसको ये भी बोला जाता है पर्पसिव सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो सिलेक्टिंग मेंबर्स फॉर ए कंपटीशन लाइक क्विज, जैसे अगर मुझे क्विज के लिए 5-6 बंदों को लेना होगा, मैं सबसे पहले अपनों को ढूंढ लूंगा, कि जो मेरा अपना होगा, रिलेटिव होगा, कजन होगा, ठीक है, उनको मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरिट्स क्या है इसके, मेरिट्स ये है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, टाइम कम लग जाएगा, ठीक है, इजी है, और मुझे पहले ही पता होता है कि सीआर बनने के लायक कौन है। तो यहाँ पे इररिलेवेंट आइटम्स, ठीक है, जो नालायक बच्चे होते हैं वो पहले ही इग्नोर में करूंगा, ठीक है। तो उसमें भी मेरा टाइम बच जाएगा। लेकिन इसमें डिमेरिट ये भी हो सकता है कि फेवरेटिज्म इन्वॉल्व हो सकता है। फेवरेटिज्म जैसे ये मैंने अभी बोला, अगर ये मेरा अपना होगा, ठीक है, कोई क्लोज होगा, तो मैं इसी को फेवर करूंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर एरर ऑफ जजमेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जजमेंट सैंपलिंग है। तो जजमेंट सैंपलिंग में इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद चूज करेगा सैंपल। तो चॉइस ऑफ सैंपल कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। कोटा सैंपलिंग, अब देखो कोटा सैंपलिंग जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, तो अगर कोटा तो वैसे भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, अगर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ उनको देने हैं, ठीक है, 3 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ को देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अब डायरेक्ट मोदी तो नहीं आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नहीं। अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज रहेंगे जो ये 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ये पर्सन है, ये पर्सन क्या देख लेगा, फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले अपने रिलेटिव्स को देखेगा, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को देखेगा कि कौन अपने रिलेटिव में कौन अनएम्प्लॉयड है। इवन कि अगर एम्प्लॉयड भी होगा तो शायद वो उसको भी उस लिस्ट में देखेगा, डाल देगा, ठीक है। तो कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि पहले ही रिजर्वेशन करके होती है कि ये किन के लिए है, ये पैसा किन के लिए जाएगा, ठीक है, ये स्कीम किस ग्रुप के लिए जाएगा, ठीक है, या फिर रिजर्वेशन जो आप बोलते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप इज फिक्स्ड, ये पहले ही से ही फिक्स किया होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कोटा सैंपलिंग, ठीक है, कोटा सैंपलिंग।
या रिजर्वेशन तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो उसको भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे पर्सनल बयास बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद कन्वीनियंस सैंपलिंग, देखो कन्वीनियंस सैंपलिंग को बिल्कुल अगर आपको समझना है ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है, ये इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है। इस इन्वेस्टिगेटर को बोला गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करो इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, इस एरिया में एक्स वाई जेड कोई एरिया है, इसमें कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टिगेटर है ना, इसके पास बहुत सारे मेथड्स है कलेक्शन ऑफ डेटा के, ठीक है। अब ये इन्वेस्टिगेटर क्या काम कर रहा है, ये इस एरिया में जाने से पहले क्या काम करता है, ये गूगल पे सर्च करता है एक्स वाई जेड एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो एज पर हिज कन्वीनियंस इसको इजी हुआ गूगल पे सर्च करना, वहां से डेटा कलेक्ट किया और अपना जो इसका इन्वेस्टिगेशन था वो कंप्लीट किया इसी तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर पिक्स अप केसेस विच आर इजीली अवेलेबल यूनिट्स कीपिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड फॉर द स्टडी। तो यही मैंने भी आपको बोला कि अगर इस इन्वेस्टिगेटर को इस एरिया का की पॉपुलेशन देखनी होगी, तो अब ये क्या काम करेगा, इसके लिए जो इजी रहेगा ना, इजी वे ऑफ कलेक्टिंग दिस डेटा, तो वो उसी को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। इसे क्या सोचा कि मैं अब कौन जाएगा इस एरिया में, उसके बाद कौन पॉपुलेशन चेक करेगा कि इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, मुझे हर एक घर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि मैं क्या काम करूंगा, मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा या गूगल से पूछूंगा, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट करूंगा उस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल इज नोन एज, अच्छा यहाँ पे जो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। तो मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल, तो जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो ना यहाँ पे सैंपल को चूज करने के लिए, तो उसको बोला जाता है चंक, ठीक है। तो सूटेबल फॉर पायलट सर्वे, पायलट सर्वे भी हमने पढ़ा है, ठीक है। पायलट सर्वे होता है प्री टेस्ट, जब भी आप कोई क्वेश्चनियर बनाते हो, ठीक है। क्वेश्चनियर जब पूरा का पूरा बन जाता है, फ्रेम आउट हो जाता है, उसके बाद हम एक बार चेक करते हैं उसको कि इसमें टाइम ड्यूरेशन सही से रखा हमने, है ना, या फिर कोई आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन नहीं है, जितना भी हमने प्री टेस्ट या पायलट सर्वे पढ़ा था इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग, अब देखो स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है कि मैं आपको इसके लिए भी एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्लास 11th या किसी भी क्लास के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे क्लास 11th के बारे में जानकारी चाहिए। अब मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, इन्वेस्टिगेटर गया और इसने क्लास 11th के किसी स्टूडेंट से पूछा मुझे क्लास 11th के बारे में बताओ, इनका फीडबैक या ये पढ़ाई में कैसे है एंड ऑल दैट, ठीक है। अब जिसको मैंने पूछा ना, वो आगे और दो को पूछ रहा है, उसको खुद नहीं पता है। फॉर एग्जांपल ये इनसे पूछ रहा है कि क्लास 11th के बारे में बताओ, ये किसी और से पूछ रहे क्लास 11th के बारे में बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सैंपलिंग जो होती है इसको बोला जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग। क्या बोला गया, इनिशियल ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट्स, ठीक है, आर सिलेक्टेड, मैंने अभी जो बोला क्लास 11th में मैं गया एज एन इन्वेस्टिगेटर, ये रेस्पोंडेंट था, ठीक है। लेकिन जब मैं इससे पूछा कि क्लास 11th के बारे में मुझे बताओ, तो इसने किसी और से पूछा, इसने भी अपने लिए रेस्पोंडेंट्स रख लिए जो इसको रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। दोज रेस्पोंडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द नेम्स ऑफ एडिशनल रेस्पोंडेंट्स हु बिलोंग टू द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन हमें वही रेस्पोंडेंट्स चूज करने होते, देखो ये जो है ना रेस्पोंडेंट, ये उन्हीं से पूछेगा जिनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एरर्स, अब देखो स्टैटिस्टिकल एरर्स तो इतने ही आपके पास मेथड्स है, ठीक है। तो मेथड्स को अच्छे से रिवाइज करना, तो कोई किसी न किसी मेथड में कोई क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसके बाद स्टैटिस्टिकल एरर्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एरर्स ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गया क्लास 11th में, मैंने मुझे कलेक्ट करने डेटा कि क्लास 11th में कितने बच्चे हैं, मैं गया और मुझे बोला गया 30, लेकिन एक्चुअल में 34 थे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 4 आ रहा है। तो 4, ये जो एक्स्ट्रा 4 आपने आपको मिल रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये एरर है जिसको आप बोलते हैं क्या, स्टैटिस्टिकल एरर। तो यहाँ पे भी मैंने क्लियरली लिखा है, एक होता है कलेक्टेड डेटा, जो आप खुद गए, इन्वेस्टिगेटर गया और उसे कलेक्ट किया डेटा, लेकिन एक्चुअल में कुछ और था, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एरर, उसको क्या बोला जाएगा, एरर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कलेक्टेड डेटा एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। तो ये किस की वजह से हो सकता है, तो ये किसकी वजह से हो सकता है, एरर ऑफ ऑरिजिन, ये हो सकता है एरर ऑफ मैनिपुलेशन, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी, ठीक है। देखो
मैनिपुलेशन मतलब फॉर एग्जांपल मैं खुद भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इन्वेस्टिगेटर भी मैनिपुलेशन कर सकता है, बायसनेस कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिकल एरर जो है वो अराइज किन चीजों की वजह से होता है। तो एक है एरर ऑफ ऑरिजिन, एरर ऑफ मैनिपुलेशन, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर से और एक एरर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या है, सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस सैम्पल एस्टिमेट। मैं इसको बिल्कुल एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन सैंपल। चलो हम एग्जांपल से ही इसको समझेंगे। अच्छा, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो इनका वेट जो है 40, 40, उसके बाद 45, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद 60, ठीक है। तो मैं जब इनका टोटल कर रहा हूँ, इनका टोटल जब कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 50, उसके बाद 50, 100, 200 के बराबर आ रहा है। और अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए तो आप बोलोगे सर 200 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 5 है, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ रहा है, 5 4 सर, ओ एक सेकंड, 40, 45, 50, 55, 60, तो ये आ जाएगा 45 और 55, 100, 100, 150, 150, 210, 210, 250 आ रहा है, ठीक है। 250, 250 आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज आपको किसके बराबर मिला है, एवरेज आपको मिला है 5 5 जार 5 0 जार, ठीक है। 50 आपको एवरेज, ये एक्चुअल है। लेकिन अब आपने क्या काम कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, मैं 3 केसेस यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या बोला था कि एवरेज ऑफ, ये पहला स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, ये थर्ड स्टूडेंट है, ये फोर्थ स्टूडेंट है, और ये फिफ्थ स्टूडेंट है, ठीक है। अब जब मैं क्लास में गया, मैंने जब इनसे पूछा कि बताओ बेटा आपका वेट क्या है, इसने बोला 40, तो मैंने 40 ही लिखा। इसने बोला 50, 45, लेकिन मैंने क्या किया काम, मैंने, हो सकता है कि जल्दबाजी में 50 लिखा होगा, जल्द या मैंने अच्छे से नहीं सुना होगा, तो मैंने 50 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला 50, मैंने 50 लिखा, इसने 55 बोला, मैंने 55 लिखा, इसने 60 लिख बोला, मैंने 60। तो अब मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूँ ना ये डेटा, तो ये मुझे मिल रहा है 255 के बराबर, है ना, 255 के बराबर, ठीक है। तो जब मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो एवरेज मिलेगा 255 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि अभी भी 5 ही स्टूडेंट्स है, तो 5 5 जार 5 1 जार, है ना, शायद यही आ रहा है, ठीक है। 40, 50, 50, 55, 60, 60 आएगा, 100, 200, 255, तो ये आ जाएगा हाँ 51 आ जाएगा, 5 5 जार 5 1 जार, ठीक है। तो यहाँ पे से गलत किया है, तो एवरेज वेट कितना आ जाएगा, 51 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बोलो, यहाँ पे देखो एक्चुअल में कितना था, 50 है, लेकिन आपने एस्टिमेट कितना किया, 51, तो दोनों में एरर कितना है, देखो अब आप, एरर कितना है, एरर है, एरर कितना है 1 केजी का, एरर कितना है 1 केजी का, ठीक है। एरर कितना है 1 केजी का। अब देखो, आपने बोला सर ये जो एरर होता है ना, सैम्पलिंग एरर जो होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस आप सैंपल जो आप एस्टिमेट करते हो। एक्चुअल वैल्यू था 50, सैंपल एस्टिमेट था 51, आंसर मिला -1, तो क्या नेगेटिव आंसर नहीं मिला, बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, कभी जीरो भी हो सकता है, आपने जो सुना बराबर वही लिखा, ठीक है। अच्छा, आपने जो सुना उससे कम लिखा होगा, तो इस तरीके से ये एरर जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये एरर आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ठीक है, एरर 5 की, यहाँ पे 51, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 केजी का एरर है, ठीक है। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी होते हैं कुछ हमारे पास, ठीक है। तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, जैसे मैंने अभी बोला था, इसने बोला 45 मार्क्स, मैंने 50 लिख लिया, तो वाइल रिकॉर्डिंग, तो इस एरर को हम क्या, कौन सा एरर बोलते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर होता है जब आप सैंपल को ही गलत उठाओगे, नॉन सैम्पलिंग एरर होता है जब आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सैम्पलिंग एरर, मुझे इस सैंपल को उठाना था, मैंने किसी और को उठा लिया, ठीक है, तो ये सैम्पलिंग एरर होता है। नॉन सैम्पलिंग एरर जब आप
रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपने गलत कुछ लिखा है डेटा तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सीरियस रहता है सैम्पलिंग एरर से, बहुत मुश्किल होता है इसको ढूंढना, ठीक है। तो ये इसमें और दो टाइप्स है, एक है सैम्पलिंग बायस, नॉन रेस्पॉन्स एरर, एरर इन डेटा एक्विजिशन, ठीक है। तो सैम्पलिंग बायस, अगर मैंने गलत सैंपल उठाया तो वो इन्वेस्टिगेटर खुद कर सकता है। नॉन रेस्पॉन्स एरर, ठीक है, जब हम रेस्पोंडेंट के पास नहीं जा सकते, वहां से हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, अगर किया भी होगा तो उसने गलत रेस्पॉन्स दिया, तो नॉन रेस्पॉन्स एरर का मतलब होता है जब इंटरव्यूअर इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने गलत रेस्पॉन्स रिकॉर्ड किया तो वो है एरर इन डेटा एक्विजिशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को देख लेना, ठीक है। उसके बाद बायस्ड एरर, तो जिसमें पार्शियलिटी होती है, और पार्शियलिटी ज्यादातर आप जानते हो कौन करेगा, इन्वेस्टिगेटर करता है। अनबायस्ड एरर्स, ये मतलब इसमें अनबायस्ड एरर में कोई इंटेंशन नहीं होता है, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, कभी सुनने में गलती होती है, कभी लिखने में गलती होती है, तो इनको बोला जाता है अनबायस्ड एरर्स, ठीक है। और भी कुछ एरर्स है, मिसलेनियस एरर्स है, ठीक है, एक है ये एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, तो इनको एक बार देख लेना, ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में नहीं है। तो उसके बाद लास्ट जो इसमें आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग, दो लॉज है इसमें सैम्पलिंग में, ठीक है, दो लॉज है, एक लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ठीक है, ये लॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। पहला लॉ क्या बोल रहा है कि हर एक को इक्वल चांस मिलना चाहिए, ठीक है। इफ रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, अगर आपके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है, इसमें से जो भी आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे तो ये सैंपल, ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इस सीआर में वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो इस पूरे क्लास में होंगे। तो ये पहला लाभ हो रहा है, हमें वैसा सैंपल चूज करना है जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इफ रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, इट टेंड्स टू पोजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। तो इसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि पूरी पॉपुलेशन के हैं, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल क्लियरली उनको रिप्रेजेंट कर पाए। उसके बाद दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, तो ये बोलेगा कि जितना ज्यादा सैंपल आप चूज करोगे उतना आपके पास रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट और एवरेज obtained फ्रॉम लार्ज ग्रुप आर मोर स्टेबल देन द एग्रीगेट और एवरेज obtained फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स। तो अगर आपने बड़ा ग्रुप लिया है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर आपने छोटा सा ग्रुप लिया है, कम सैंपल्स लिए हैं, तो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लार्जर द साइज ऑफ सैंपल, मोर एक्यूरेट इज द रिजल्ट। तो दिस लाइज कोरोलरी टू लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप में से किसी को भी लाइव क्लासेस चाहिए या फिर ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे डीएम कर सकता है, अकॉर्डिंगली हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर इसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मेंशन कर सकता है। थैंक यू सो मच।